हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए नीट 2024 के लिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करते हैं। हालांकि आप लोग खुद ही ब्रह्म ज्ञानी हो, आप लोग को हर तरह का ज्ञान है, लेकिन फिर भी अगर एक गाइडेंस कोई आपको दे रहा है, कोई एक्सपीरियंस अपने एक्सपीरियंस से, तो आपको सुन लेना चाहिए और थोड़ा उसको अगर अपने में अमल ला पाए, आपको देखिए फ़ायदा आपको मिलेगा। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को अगर मैं करूँ तो कैटेगराइज कर सकता हूँ फॉर फ्रेशर के लिए कि फ्रेशर बच्चे को कैसे अप्रोच करनी चाहिए, और रिपीटर को। ठीक है, दो तरह की मैं डिस्कशन करूंगा, फ्रेशर बच्चे के लिए और रिपीटर के लिए। तो पहले तो फ्रेशर की बात कर लें। फ्रेशर बच्चा मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसका ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होने जा रहा, फर्स्ट टाइम जो अप्रोच करने जा रहा, फर्स्ट टाइम जो अपीयर होने जा रहा नीट 2024 में। और रिपीटर वो भले सेकंड टाइम का हो, भले थर्ड, भले फोर्थ, भले फिफ्थ। आप जानते हैं नियर अबाउट 10% ऐसे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए नीट में, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जिन्होंने क्रैक कर दिया। 90% जिनका सिलेक्शन होता है, 90% बच्चे रिपीटर कैटेगरी में आते हैं। रिपीटर में भी जिनका सबसे अच्छा चांस बनता है वो सेकंड टाइम, जिनका सेकंड टाइम है या थर्ड या आप कहिए फोर्थ। इसके आगे की लाइन जो है काफ़ी मुश्किल हो जाती। मैं किसी को डिप्रेस नहीं करना चाहता, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। बेसिकली मोटिवेशन के लिए ये है। तो कोई ये ना सोचे कि अगर 3 बार अपीयर हो चुका है कि उसके चांस नहीं है। इस वीडियो को देख के ये ना सोचे, चांसेस हैं। लेकिन आप जानते हो, जो इस तरह का कोई बच्चा अगर ये वीडियो देख रहा है, आप जानते हो कि जब 3-4 बार आप अपीयर हो चुके हो तो अपने आप को उस ग्रूव में रखना, अपने आप को उस मेंटालिटी में रखना कि आई कैन क्रैक दैट, मैं क्रैक कर सकता हूँ। और फिर बार बार वही नोट्स, वही बुक्स पढ़ना, क्योंकि आप 2-3 बार जब आप अपीयर हो चुके हो तो एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स आप एनसीईआरटी, एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स आप एनसीईआरटी गो थ्रू कर चुके हो। तो बार बार वही बुक पढ़ना, तो लगता है यार ये सब तो आता है, हम क्यों पढ़ें। अंदर से अपने आप को उठाना, मोटिवेट करना थोड़ा सा, मेरे को लगता है भाई, ऐसा लगता है कि मुश्किल है। तो सबसे बेटर चांस आपका सेकंड टाइम, क्योंकि एक बार के एक्सपोजर से आप समझ जाते हो कि कहाँ पे मैंने गलती करी, मुझे कैसे वो चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है। सेकंड और थर्ड टाइम के सबसे बढ़िया चांसेस होते हैं। और फोर्थ उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि चांसेस डिप हो रहे हैं। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग। वही मैंने बोला, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी बात अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये नीट की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कैटेगरी वाइज डिस्कस करता हूँ। पहले फ्रेशर की बात कर लें, फ्रेशर को क्या करना है। तो फ्रेशर में भी अब आप समझिए, आप अपना पोटेंशियल जानते हैं। कोई भी बंदा है उसको अपनी आइडिया होता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ। जैसे मुझे आइडिया कि अगर मैं वेट उठाऊँ तो भाई 30 to 40 kg में ईजिली उठा पाऊँगा, या अपने को स्ट्रेच करके 30-40 kg तक उठा पाऊँगा। 50 kg मैं नहीं अटेम्प्ट कर सकता, नहीं उठा सकता। उसी तरह से आपकी, ये मैंने एक एग्जांपल दिया, उसी तरह से आप अपनी प्रिपरेशन का कि मैं कितने हद तक पढ़ सकता हूँ, कितने घंटे अपनी कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन कर सकता हूँ, कैसे अप्रोच है। और जो आपका ट्रैक है 6, 7, 8, 9, 10 का, आपको आइडिया लग चुका है कि आप कहाँ पे खड़े हो। आपकी जो क्लास थी, क्लास में मानिए 100 बच्चे थे, और 100 बच्चों में आप एट पार 50 तक आ रहे हो, 50 बच्चे। तो आपको पता है कि भाई 50 बच्चे तो मुझसे आगे हैं, वो उस बात को आप जानते हो। तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेबर पुट करनी पड़ेगी। वो कर सकते हो आप तो नीट क्रैक कर पाओगे, वरना नीट क्रैक नहीं कर पाओगे। तो पहले तो अपने पोटेंशियल को समझ लीजिए और उस हिसाब से आप काम करिए। अब ये समझिए कि आप समझ रहे हो कि हाँ जी मैं क्रैक कर लूँगा नीट। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर जो अपीयर हो रहे हैं, सबसे पहले तो केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। एनसीईआरटी कम से कम आप 10 बार पढ़ लें, जो कि होना पाएगा। 5 या 6 बार ही पढ़ लें तो बहुत है। एक साल में जब आप अपीयर होने जा रहे हो, 5-6 बार आप एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है लाइन टू लाइन, और उसको डिकोड कर लें, समझ लें। उतना ही आपके लिए बहुत है। तो उतना अगर आप पढ़ जाओगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। डीपीपी जरूर लगाइए, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक दिन में एक चैप्टर आपके लिए अभी मुश्किल है। आपको एक चैप्टर निपटाने में 2 से 3 दिन लगेंगे, भले वो बायो का हो, भले फिजिक्स का हो, भले केमिस्ट्री का हो। तो 3-4 दिन में चैप्टर निपटेगा। अब आप समझिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं ये कब, मई की 20 मान लीजिए। वैसे तो आज 17 है, 17 मई को हम लोग बात कर रहे हैं, और 7 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है 2024 का। तो आप मई के बाद जून, मई में तो आप मूड ही बनाते रहोगे, धीरे धीरे अपना उस ग्रूव में आओगे और आपकी
पिकअप जो होगी स्टडीज़ जून से, मानिए हम समझ रहे हैं कि जून से आप फुल फ्लेज पूरी तरह से रम गए और पूरी तरह से आप तैयारी में लग गए। तो जून में 30 दिन में आप ऑन एन एवरेज अगर 7 दिन में एक चैप्टर निपटा रहे हो तो 5 चैप्टर आपके नियर अबाउट निपटे। ठीक है जी। और आपके चैप्टर कितने हैं इस बार? 38 नहीं, इस बार आपके 32 चैप्टर है। 32 चैप्टर्स आपको बायो में निपटाने हैं। तो आपको 6 से 7 महीने चाहिए। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आते आते आपका निपटेगा सिलेबस। ज़रूरी भी है ये आप मान के चलिए, ये टारगेट लेके चलिए। जब आप जनवरी के डेडलाइन बनाएंगे तब जाके आपका मार्च में निपटेगा। उसके बाद रिवीजन आपने करनी है। तो सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़िए और कोई भी रेफरेंस बुक ना पढ़िए। रेफरेंस बुक कई सारी हैं। डीपीपी जरूर लगाइए। जो भी टॉपिक या चैप्टर आप निपटा लें उसकी डीपीपी जरूर लगाइए। एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करिए। एक चैप्टर आपका निकला फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, तो उसके एमसीक्यू और पीवाईक्यू जरूर लगाइए। टेस्ट पेपर जरूर कोई ऐसी सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा टेस्ट पेपर की, वो नवंबर या दिसंबर में ज्वाइन करिएगा। उससे पहले आपके टेस्ट पेपर जो आपके किसी भी एमटीजी पब्लिकेशन के या दिशा पब्लिकेशन के या आपके किसी भी पब्लिकेशन के, पियर्सन पब्लिकेशन, कोई भी टेस्ट पेपर आप अभी उससे ही लगाएं और एनसीईआरटी बेस्ड ही लगाएं। और ये मान के चलें कोर्स आपको कंप्लीट कर लेना है मिड मार्च में हर हाल में, ताकि कम से कम 1-2 बार आपका रिवीजन हो जाए। ये आप स्ट्रेटजी अपनाइए, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है जी। ये तो हो गई फ्रेशर के बारे में जानकारी। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। एनसीईआरटी के अलावा अपने सेल्फ नोट बनाना चालू कर लें, जो आपको अगले साल बहुत काम आएंगे जब आप रिपीटर हो जाएंगे। तो सेल्फ नोट की डालने की प्रैक्टिस, बनाने की प्रैक्टिस इसी साल से चालू कर लीजिए। सेल्फ नोट जरूर साथ के साथ बनाइए, क्योंकि होता क्या आखिरी में आके इतना रायता फैल चुका होता है कि समेटना मुश्किल होता है। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कुछ यहाँ से पढ़ा कुछ वहाँ से पढ़ा, किसी का वीडियो देख लिया, कभी किसी का देख लिया, कभी किसी का देख लिया। तो वीडियोस जो देखें किसी एक या दो को देखिए। जब आप किसी एक को गुरु मान लेते हैं पार हो जाती नहीं है, लेकिन अगर आप 10 गुरु धारण कर लोगे तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। आप एक बीमारी लेके जो मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है, एक बीमारी, एक मरीज लेके आप 10 फिजिशियन को विजिट कर लीजिए। 10 में से 6 का डायग्नोसिस अलग होगी, 5 का प्रिस्क्रिप्शन अलग होगा और 4 का ट्रीटमेंट अलग होगा। तो ये बात आप देख लीजिए, एक ही बीमारी। वही चीज़ है आप फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट 10 अलग अलग अगर बायोलॉजी के एजुकेटर के लेक्चर देख रहे हैं तो 10 की अप्रोच अलग अलग होगी। कोई किसी को पता लग रहा है जी वो लाइट रिएक्शन को डेप्थ में पढ़ा रहा, कोई डार्क रिएक्शन को डेप्थ में पढ़ा रहा, कोई ईटीएस पे फोकस कर रहा है। हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच है, हर कोई अलग अलग वेटेज टॉपिक वाइज दे रहा है, या कोई किसी चीज़ को ज़्यादा समझा रहा। चीज़ें वही हैं, तो रायता फैल जाएगा। इसलिए करना क्या, आपने एनसीईआरटी ही पढ़िए। और एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन या कोई आपको नहीं समझ में आ रहा तो उससे रिलेटेड वीडियो अगर देखें तो 1 या 2 एजुकेटर के ही देखें। एक एजुकेटर की बात आपको समझ में आ गई, भले उसका नाम ना हो, भले उसमें सब्सक्रिप्शन ना हो, उसके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर ना हो, लेकिन आपको तो समझ में आ गया ना। आपको तो उससे पढ़ना है ना जिससे आपको समझ में आ जाए। आपको ये नहीं देखना कि मैंने फिज़िक्स वाला से ही पढ़ना है जिसके 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसको छोड़ दीजिए आप। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो समझो, जिससे आप कनेक्ट हो जाओ, जिसकी बात आपको समझ में आ जाए, जिससे आपका काम सिद्ध हो जाए, आप उसी को गुरु धारण कर लीजिए। तो एनसीईआरटी ही पढ़िए। और एनसीईआरटी में मानिए आप बायोटेक्नोलॉजी में आए, बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही, जेनेटिक्स आपको समझ में नहीं आ रही, उससे रिलेटेड लेक्चर आपने जिसका देखा समझ में आ गया, फिर 10-20 लेक्चर ना देखिए, समझ में आ गया उसको एनसीईआरटी में आपने उसके कुछ नोट्स लिखे, काम आपका चलेगा। डीपीपी जरूर लगाएं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लें जब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और पीवाईक्यू जरूर लगाएं, तब आपका डन हो गया वो टॉपिक या चैप्टर। टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस जरूर करें और नवंबर दिसंबर से कंप्लीट सिलेबस का लगाने लगे, जब आपका 90-80% कंप्लीट सिलेबस हो चुका हो। जब तक 80-90% कंप्लीट ना हो जाए आपका सिलेबस, तो आप टेस्ट पेपर, ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर को मत अटेम्प्ट करिएगा। कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, कब तक, मिड मार्च तक। ये तो हो गई हमारे फ्रेशर के लिए स्ट्रेटजीज। अब हम लोग आते हैं रिपीटर ने क्या करना। रिपीटर ने भैया एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी, एनसीईआरटी पढ़े बगैर, एनसीईआरटी भैया के बगैर काम नहीं चलेगा। सेल्फ नोट बना चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, वरना आज से बनाना चालू करिए, भले आप सेकंड टाइम रिपीटर हो, भले थर्ड टाइम।
DPP आपकी प्रैक्टिस में आई चुकी है, आप लगाते ही होगे। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आज तक आपने बैठ के कहाँ पे आपने गलती करी है इस चीज़ का एनालिसिस नहीं किया और अपनी वीकनेस नहीं समझी कि जेनेटिक्स में मैं कमज़ोर हूँ, मैं इकोलॉजी में कमज़ोर हूँ, ठीक है, मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर वो नहीं समझ में आ रहा, एनिमल टिश्यू नहीं समझ में आ रहा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स नहीं समझ में आ रहा, तो जब तक आप अपनी मिस्टेक्स को, कि मैंने क्या किया था, मैंने भैया बायो का क्वेश्चन में ही बायो क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किया, उसमें ज़्यादा समय दे दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट नहीं कर पाया, आप स्पीड नहीं बना पाए। अपनी मिस्टेक्स को समझिए और उस पर काम करिए और वीकनेस समझिए। अगर आपका साइटोलॉजी पूरी तरह तैयार है, सेल वाली यूनिट तैयार है, तो बेटा उस पर फोकस ना करो। अब उस तैयार है ना, अब आप किस पे फोकस करो, जो चीज़ आपकी नहीं तैयार हुई, या तो उसमें क्रेमिंग ज़्यादा थी या कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, आप नहीं समझ पाए, उससे रिलेटेड रेफरेंस बुक देखो, उससे रिलेटेड लेक्चर देखो, नई अप्रोच लाइए। 2 साल से 3 साल से आप एक ही तरह से काम कर रहे हो, तो बेटा या तो आप बीमारी की डायग्नोसिस गलत है या उसका ट्रीटमेंट गलत है। तो आपको क्या करना है, नया प्लान बनाना है, नई अप्रोच डेवलप करनी है। जिस तरह से आप दीवार गिराना चाहते थे, आप दीवार नहीं गिरा पाए, आप सर की टोकर से दीवार गिरा रहे हो या हथौड़े से तोड़ रहे हो, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, या तो हथौड़ा आपका उतना लायक नहीं है या आप में उतनी फोर्स नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी अप्रोच बदलिए, अप्रोच कैसे आपने करनी है, अप्रोच नहीं लाइए। कुछ लोग होते हैं उनको ये है कि भाई फोटोसिंथेसिस मेरा एकदम चैप्टर पकड़ में है, एकदम ग्रिप में है, मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हर साल 3 साल से आप नीट दे रहे हो और हर साल फोटोसिंथेसिस का आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, तो इसका मतलब है कि ये आपकी अवधारणा, ये जो आपने परसेप्शन बना रखा है कि आई एम द मास्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो गलत हो गई। आपको उसको फिर से रिकन्सिडर करना पड़ेगा कहाँ क्या गलत है। तो सबसे पहले तो बैठ के ठंडे दिमाग से अगले 2-3 दिन में ये समझ लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए और उन्हीं चीज़ों पे फोकस करिए। और आपका कोर्स वाइज चलने की, आप नए सिरे से सब चीज़ें पढ़ें, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ एक चीज़ें तो आपकी डन हो चुकी हैं। अगर आप नए सिरे से पढ़ने की सोच रहे हैं तो दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि कम से कम 2 से 3 रिवीजन हो जाएं आपके मई तक। ये आप लोग के लिए हो गई स्ट्रेटजी। तो अगर आपको समझ में आ रही हूँ बातें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मेरे इस पे 2-3 दिन में वीडियोस डलने लगेंगे नीट 2024 के लिए, जिसमें NCERT लाइन टू लाइन मैं डिस्कस करूँगा। NCERT लाइन टू लाइन, NCERT डिकोडर लाइन टू लाइन नाम से मैं सीरीज़ ला रहा हूँ। रिपीटर के लिए अलग लेक्चर होगा, फ्रेशर के लिए अलग होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप ठीक समझे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।